नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी साइंस है उसके चैप्टर नंबर 4 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 4 का हमारा नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब देखिए चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसका मतलब कि इस पूरे ही चैप्टर में हम कार्बन से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे और इसके यौगिक से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा जो यौगिक हैं वो कार्बन के ही हैं। अब क्यों ऐसा है और क्यों ये चीज़ है, तो मैंने देखिए इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से वो मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया है। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अवश्य इस वीडियो से लाभ मिलने वाला है। तो आइए देखिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कार्बन क्या है। तो देखिए हम किस तरीके से लिखने का हमने प्रयास किया है कि कार्बन एक अधातु है। इसका प्रतीक C होता है, यानी कार्बन को C से हम डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है 12। अब देखिए यहाँ मैंने कार्बन की परमाणु संरचना बनाने का प्रयास किया। देखिए कैसे। इस संरचना को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो बीच में रहता है इसे बोलते हैं हम नाभिक, और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक हमारा कितना है 6, तो इसका मतलब इसमें 6 क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड होंगे? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 2, अब बचे कितने 4, तो वो अगली कक्षा में आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा कार्बन के परमाणु की संरचना। ठीक है, यदि अब आप यहाँ से कार्बन के बारे में जान गए, अब देखिए आगे समझते हैं। अगले क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि अपर रूप से आप क्या समझते हैं और कार्बन के अपर रूपों के नाम लिखिए। अब देखिए अपर रूप होते क्या है मैं बताता हूं। तो यदि कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक रूपों में जब पाया जाता है तो वे उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। मतलब सेम तत्व कई रूपों में पाया जाता है। जैसे एक मैं सिंपल सी आपको समझाने के लिए बताऊं, जैसे मान लीजिए हमारा दूध होता है, ठीक है, तो दूध से भाई हम दही भी बना सकते हैं, वो भी दूध का हिस्सा है। दूध से हम पनीर भी बना सकते हैं, दूध से हम कोई मक्खन वगैरह कई सारी चीज़ें हम बन जाती हैं, जबकि असली चीज़ क्या है? दूध ही है। बाकी जो सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं वो दूध से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में कई रूप में पाए जाते हैं, तो उन सभी रूपों को क्या कहते हैं? उन तत्वों के अपर रूप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे समझते हैं कि कौन कौन से अपर रूप हैं हमारे कार्बन के। अब हमने देखिए सीखा है कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के जो अपर रूप हैं वो कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। कार्बन के निम्नलिखित मुख्य रूप से 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए नाम से मालूम चल रहा है हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा बने कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो देखिए मैंने कैसे लिखा है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है समझते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन जो होंगे ना वो कार्बन की संख्या से 2 क्या होते हैं? ज्यादा। कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा होते हैं। कौन? हाइड्रोजन। आगे समझाऊंगा। इनका नाम लिखते समय इनके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं? एन शब्द जोड़ देते हैं। और इन संतृप्त वाले हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन या पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। दोबारा समझ लो, जिनका सामान्य सूत्र ये होगा वो सभी के सभी क्या होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। जैसे कैसे? जैसे CH4। अब ये कैसे आ रहा है देखो,
कार्बन का परमाणु एक है, एक का दूना करोगे दो हो जाएगा, दो से दो ज्यादा तो क्या हो जाएगा H4, इसको बोलेंगे मेथेन। अब देखिए कैसे आप समझोगे, मैं अभी इसके बाद देखो आपको समझाने वाला हूँ कि कार्बन की गिनती कैसे डिनोट करते हैं। जैसे IUPAC नाम होते हैं ना, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं बेटा मैथ, और इसके सभी नाम के पीछे क्या जोड़ना है आपको, एन। ठीक, तो क्या बन जाएगा यहाँ से मेथेन। अब देखिए दूसरा परमाणु क्या होगा, C2H6। क्यों होगा C2H6, क्योंकि दो का दूना चार और दो ज्यादा तो H6, तो दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे उसको एथ, और संग में क्या जोड़ेंगे एन, तो बन जाएगा एथेन। अगला C3H8, क्योंकि तीन का दूना छह और दो ज्यादा तो H8, तो तीन कार्बन को तीन कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, संग में जोड़ेगा एन तो ये बन जाएगा प्रोपेन। C4H10 ठीक ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, और C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, और C8H18 ऑक्टेन, और C9H20 नोनेन, और C10H22 डेकेन। तो इस तरह से ये सभी के सभी क्या हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, और इनको एल्केन भी हम कहते हैं। और इन्हीं में से कई बार IUPAC नाम लिखने को इनका आ जाता है, तो ये जो सब नाम लिखे हुए ये क्या है, इनके IUPAC नाम है, और इनकी संरचना सूत्र बनाने को आ जाता है। जब इनकी संरचना सूत्र बनाएंगे तो सब में क्या मिलेगा आपको, प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए अगला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसका नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए समझते हैं कैसे, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, या तो इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब देखिए कौन कौन से दो प्रकार हैं, आइए मैं समझाता हूँ। तो सबसे नंबर फर्स्ट है एल्कीन। क्या है, एल्कीन। अब देखिए ध्यान समझिए मैं कैसे बता रहा हूँ, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एक द्विबंध यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है एल्कीन कहलाते हैं। यानी इसके अंदर आपको डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा, चाहे सिंगल कार्बन परमाणु के अंदर मिले। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब CnH2n का मतलब पता है क्या हो गया, कि जो हाइड्रोजन होंगे ना वो कार्बन के ठीक दुगने होते हैं, ठीक है। और इनका नाम लिखते समय इनके नाम के अंत में इन शब्द क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। अब देखिए कैसे, ध्यान सुनते रहना। जैसे CH2 क्योंकि कार्बन एक है तो हाइड्रोजन दो हो जाएंगे, C2H4 क्योंकि ठीक दुगने हो जाते हैं ना, C3H6। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, जैसे C यानी एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, बिल्कुल संग में कौन जुड़ेगा ईन, तो ये हो जाएगा मैथीन। अब ये है C2H4 ठीक डबल हो रहा है, तो क्या है यहाँ पे दो कार्बन को बोलते हैं एथ, संग में जुड़ा है ईन तो एथीन। ऐसे ही C3H6 तो तीन कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, और संग में क्या जोड़ना है ईन, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन। C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, इस तरह से C6H12 हेक्सीन, C7H14 हेप्टीन, C8H16 तो क्या हो जाएगा ऑक्टीन, और C9H18 नोनीन, और C10H20 डेकीन। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, एल्कीन है। और एल्कीन की क्या पहचान मैंने आपको बताई थी कि हाइड्रोजन के परमाणु कार्बन से ठीक क्या होते हैं, दोगुने होते हैं। ठीक है, और इन सब के नाम के पीछे क्या जोड़ना होता है, आपको ईन जोड़ना होता है। अब अगला है एल्काइन। अब देखिए एल्काइन क्या है, पहले समझेंगे बढ़िया करके, फिर देखो मैं बताता हूँ। बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एक त्रिबंध यानी एक ट्रिपल बॉन्ड आपको जरूर मिलेगा से जुड़ा होता है एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन जो होंगे वो दुगने से दो कम होंगे, कार्बन के दुगने से दो कम होते हैं कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, इनका नाम लिखते समय इनके नाम के अंत में आयन शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं इनके अंत में, आयन शब्द। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए इसका पहले तत्व कैसा बनाएगा, जैसे C ठीक कार्बन एक है तो एक का दूना करोगे दो, और दो ही आपको कम करनी है, तो H का मान 0 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो या तो लिखें इसे CH0 या हम लिखें C केवल, क्योंकि भाई H तो 0 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं मेथाइन। हालांकि ये तत्व इस श्रेणी के अंदर एग्जिट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिट नहीं करता है, क्योंकि कार्बन जब एक हो गया तो हाइड्रोजन खत्म हो गया, क्योंकि एक का दूना दो और दो ही कम करने हैं आपको, तो इसलिए इसको नहीं बोला जाता है। ठीक है, अगला C2H2
तो C2H2 मतलब 2 कार्बन है, 2 का दूना करोगे 4 और 2 ही कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा H2, तो इसे बोलेंगे एथाइन। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है, नाम की एथ होता है 2 कार्बन को, बीच में क्या जुड़ेगा आइन, तो एथाइन हो जाएगा। C3H4 3 कार्बन है, 3 का दूना कितने हो जाएंगे 6 और 2 कम कर दो H4, तो इस तरह से एल्काइन के तत्व सब बनेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको प्रोपाइन। C4H6 ब्यूटाइन हो जाएगा, C5H8 पेंटाइन, C7H10 हेक्साइन, C6H10 हेक्साइन हो जाएगा, C7H12 हेप्टाइन और C8H14 ऑक्टाइन, C9H16 नोनाइन और C10H18 डेकाइन। तो ये हो गए आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 एग्जाम्पल। देखो दोबारा बता दूं, एल्केन वाली श्रेणी में दुगने से 2 ज्यादा होते हैं, एल्कीन में ठीक दुगने होते हैं और एल्काइन में दुगने से 2 कम होते हैं। ठीक है, अब देखिए सीखते हैं इससे आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। कैसा आता है सवाल कि सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे सजातीय श्रेणी, तो हम देख कैसे लिखेंगे, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, यानी जितने भी कार्बनिक यौगिक लिखे हुए हैं या तो उनका सामान्य सूत्र समान होना चाहिए या क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए, तथा इनके जो अणुभार हैं उनमें 14 का अंतर होना चाहिए, या तो घटते क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, तब जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है वो कहलाती है सजातीय श्रेणी। यानी एक ही जैसे सामान्य सूत्र वाले होने चाहिए सब, या एक जैसे क्रियात्मक समूह वाले। देखिए एग्जाम्पल हमने किस तरीके से लिया है, जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सभी एल्केन श्रेणी के तत्व हैं। ठीक, जैसे CH2, C2H4, C3H6, C4H10, ये सभी क्या हैं, एल्कीन श्रेणी के हैं। ये सब एल्केन के और ये सब एल्कीन के, तो सेम क्रियात्मक समूह हैं, तो ये अपने आप में एक सजातीय श्रेणी है, और ये भी सब सेम क्रियात्मक समूह है, तो इसलिए ये अपने आप में एक सजातीय श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें यहाँ से मैं आपको नोट में बता दूं, हालांकि ये मुझे थोड़ा सा पहले बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब समझ लो। तो कार्बन की देखिए गिनती, दरअसल जब आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं तो आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले कार्बन की संख्या को ही हम देखते हैं कि कार्बन है कितने, उसी के आधार पर उसका नाम चलता है। ठीक है, तो अगर बेटा कार्बन 1 है तो उसको मेथ कहा जाता है, कार्बन 2 है तो उसको एथ कहा जाता है, कार्बन अगर 3 है तो उसको प्रोप कहा जाता है, कार्बन अगर 4 है तो उसको ब्यूट, कार्बन अगर 5 है तो उसको पेंट, कार्बन अगर 6 है तो उसको हेक्स, कार्बन अगर 7 है तो उसको हेप्ट, और कार्बन अगर 8 है तो उसको ओक्ट, और कार्बन अगर 9 है तो उसको नोन, और कार्बन अगर 10 है तो उसको डेक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कार्बन की गिनती। अगर आप इसको समझ लोगे तो बाकी आगे की चीजें आपको थोड़ी सी आसान लगेंगी। ठीक है, अब देखेंगे इसके आगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। अब देखिए हम समझते हैं नोट नंबर 2 के अंदर क्रियात्मक समूह। ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपको आईयूपीएसी नाम लिखते समय बिल्कुल भी दिक्कत फील नहीं होगी, यदि आपने कार्बन की गिनती और ये श्रेणी और ये समूह आपने याद कर लिए तो। देखिए सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो समूह है वो है हेलो एल्केन। इसमें क्या है कि या तो आपको Cl दिखेगा या दिखेगा Br, तो Cl आ जाए तो उसका पूर्व लगता है क्लोरो, और अगर Br आ जाए तो ब्रोमो, यानी ये नाम के आगे जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर एल्कोहल समूह है तो उसकी क्या पहचान, उसमें OH दिखेगा आपको, OH। तो जब एल्कोहल समूह होगा तो उसके अंत में क्या लिखेंगे, ऑल, नाम लिखते समय। और जब CHO होता है एल्डिहाइड CHO, तो उस शब्द के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, अल। और जब कीटोन समूह होता है यानी CO, ये बीच में रहता है, कुछ ना कुछ इधर भी दिया जाए कुछ ना कुछ इधर, तो CO यानी कीटोन जब होगा तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे, ओल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH, तो COOH जब होगा तो उसके नाम के पीछे जोड़ेंगे ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। और अगर एल्केन है, एल्केन जैसा मैंने बताया था अभी, एल्केन की क्या पहचान है, कार्बन से ठीक दुगने से 2 ज्यादा होते हैं कौन, हाइड्रोजन, तो उन सब के नाम के पीछे क्या जोड़ना है आपको, एन। और अगर एल्कीन है तो उस सब के नाम के पीछे क्या जोड़नी है, इन। और अगर एल्काइन है तो उन सब के नाम के पीछे क्या जोड़ना है, आइन। दोबारा समझ लो, एल्केन की क्या पहचान, हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं, एल्काइन में ठीक दुगने होते हैं,
सॉरी एल्कीन में ठीक दुगने होते हैं और एल्काइन में दुगने से 2 कम। एल्केन के नाम के पीछे एन जोड़ते हैं, एल्कीन के नाम के पीछे इन और एल्काइन के नाम के पीछे आइन शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे की जो क्वेश्चन है हमारे काम के। अब देखिए मैंने यहाँ से कुछ सिंपल और सरल क्वेश्चन यहाँ पे लेने का प्रयास किया है। अब इस वीडियो को प्लीज आप छोड़े नहीं, अभी बहुत कुछ इसमें रह गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। पूरा देखिए वीडियो को, जरूर आपको लाभ मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन क्या है? कई बार विकल्प में, कई बार नॉर्मल रूप से पूछ लेगा तो आप कहेंगे कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? तो कार्बन का प्रतीक होता है C। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4। एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, यानी एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, यानी इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के ठीक दुगने। इनकी पहचान बता रहा हूं मैं आपको। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। तो इस तरह से इनके सामान्य सूत्र कई बार विकल्प के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि मेथेन का संरचना सूत्र लिखिए। अब मेथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4, और मैं आपको बता दूं मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। कई बार विकल्प में पूछा गया कि मार्स गैस किसे कहते हैं? तो CH4। CH4 का नाम क्या है? तो मेथेन। ठीक है, एक ही बात होती है। अब कैसे देखिए इसका सूत्र बनता है CH4 का? तो एक आपको कार्बन लेना है, बिल्कुल, और चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1, और कार्बन की कितनी होती है? 4। क्योंकि कार्बन जब तक 4 बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं दिखेंगे तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो कैसे? 1, 2, 3 और 1, 4। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं मेथेन का संरचना सूत्र। अब देखिए यहां से आ गए, जैसे हमारे पास है प्रोपीन का संरचना सूत्र। अब आपको संरचना सूत्र तब बना पाओगे जब आपको पहले सूत्र पता हो। तो जैसे अब प्रोपीन का सूत्र क्या होता है? C3 और H कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब किस तरीके देखो इसको एडजस्ट करते हैं। 3 हमने कार्बन ले लिए, बिल्कुल, 1 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिए, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे? पूरे 6 हाइड्रोजन हो गए हमारे। अब यहाँ से अगर तुम देखोगे तो किस तरीके से देखो इसको, कार्बन की बैलेंसी पूरी हो रही है। देखो ये कार्बन है 1, 2, 3, 4, ठीक, 4 बॉन्ड इसके तैयार हो गए। ये वाला कार्बन है 1, 2, 3, 4, इसके भी 4 हो गए। ये वाला कार्बन है 1, 2, 3, 4, इसके भी 4 हो गए। तभी तो ये कौन है? प्रोपीन है। कोई इसमें कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। नीचे कौन सी श्रेणी का है? एल्कीन है। ये क्या है? एल्कीन। ठीक, अब देखो अगला, एथाइन का संरचना सूत्र लिखिए। एथाइन, अब एथाइन का सूत्र होता है बच्चों C2H2। तो कैसे बनेगा? 2 कार्बन लेने हैं, 1 हाइड्रोजन लगा देना है। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्यों आया? क्योंकि हमें प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। तो देखो इस ये वाला कार्बन 1, 2, 3, 4, ये वाले कार्बन के भी 1, 2, 3, 4, इस तरह से। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये वाला भी कई बार एग्जाम में आया है कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो देखिए बेंजीन है, किस तरीके से देखो बेंजीन बनता है। C, ये इस तरीके से 6 कार्बन लेनी है आपको, इस तरीके से हेक्सागोनल टाइप में, C C C C C। अब आपको एक एक बैलेंस, एक एक कॉलम छोड़ते हुए, सॉरी, एक कार्बन पर जैसे यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड कर दिया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरीके से। और सभी कार्बन के साथ एक एक क्या जोड़ देना है आपको? हाइड्रोजन जोड़ देना है। ये बनकर तैयार हो जाएगा बेंजीन का संरचना सूत्र। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो नॉर्मल रूप से सिंपल तरीके से देखिए एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो प्रोपेन कह रहा है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन होने चाहिए, C3 और एन सब जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब एल्केन श्रेणी का है। तो क्या हो जाएगा? C3, 3 का दूना 6 और 6 से 2 ज्यादा H8, तो क्या हो जाएगा? C3H8। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अब देखिए संतृप्त कौन से? जो एल्केन श्रेणी के हैं वो सब संतृप्त हैं, और जो एल्कीन है और जो एल्काइन है वही तो असंतृप्त होते हैं। तो देख लो इसमें कौन है, पहचान लो। ये वाला एल्केन है, ये वाला भी एल्केन, ये वाला भी एल्केन, तो कौन बचा? ये वाला बचा C2H2। तो यही क्या है? असंतृप्त, क्योंकि ये बेटा कौन सा है हमारा? एल्काइन है ना। अगला देखेंगे अब, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से
किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है? OH मानी एल्कोहल क्रियात्मक समूह किस में देखिए हमको दे रखा है। जैसे ये है देखिए ब्यूटेनोन, तो ये तो हमारा कीटोन का होता है। ब्यूटेनॉल बिल्कुल इसी में होगा OH, क्योंकि OH के साथ तो ऑयल की आवाज आती है। ब्यूटेनोइक अम्ल ये तो CCOOH वाला है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ब्यूटेनल ये एल्डिहाइड है। तो इसमें कौन सही है? ये वाला सही है, ब्यूटेनॉल, क्योंकि ऑल की आवाज आपको किसके संग मिलती है? जब OH होता है, एल्कोहल। ठीक है, अब अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड कब होता है? जब अल की आवाज आती है। एथेनॉल ये तो हो जाएगा आपका कौन? एल्कोहल हो जाएगा। एथेनल बिल्कुल यही वाला होगा एल्डिहाइड। एथीन ये भी नहीं है, एथाइन ये भी नहीं, तो कौन सही है? एथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड अल की आवाज देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कीटोन है? तो कीटोन कौन सा होता है? इसको ओन की आवाज आती है। तो एथेनॉल ये नहीं, प्रोपेनॉल ये भी नहीं, प्रोपेनॉन बिल्कुल यही होगा। ब्यूटेनॉल ये भी नहीं होगा, तो कौन सही है? प्रोपेनॉल। क्या है ये? कीटोन। ठीक, अगला देखिए, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन है? प्रोपेनल का किस चीज का साउंड आ रहा है पीछे? अल। तो अल क्रियात्मक समूह का साउंड क्या रहता है? CHO। जब CHO होता तभी तो आता है। CHO मानी एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है, तो कौन सा सही होगा इसमें? CHO, क्योंकि प्रोपेनल अल का साउंड कर रहा है। तो अल का साउंड कब आता है? CHO के साथ, एल्डिहाइड के साथ। अगला देखिए, C4H10 का IUPAC नाम लिखिए। तो C4H10 का IUPAC नाम क्या होगा? ब्यूटेन होगा। कैसे पहचान लिया? अरे भाई 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 10, तो 4 यानी 4 का दूना 8 और 2 ज्यादा, तो हम समझ गए तुरंत, जो एल्किन श्रेणी है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, संग में एन जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। नॉर्मल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 24, देखिए हमसे क्या कह रहा है कि C3H6 का IUPAC नाम लिखिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं विकल्प में भी और वैसे भी। अब देखिए कैसे पहचानते हैं। C3H6, तो 3 का दूना 6, बिल्कुल। तो मैं दूना देखते ही समझ गया कि ये भैया एल्कीन है। क्या है? ये एल्कीन श्रेणी है। तो C3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप, और संग में क्या जुड़ेगा? इन, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। अगला देखिए, C2H2 का IUPAC नाम लिखिए। अब C2 यानी 2 कार्बन और H2, तो 2 का दूना 4 और 2 कम, तो यानी ये एल्काइन है। तो एल्काइन है तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, संग में जोड़ दो आइन, तो क्या हो जाएगा? एथाइन। इस तरह से IUPAC नाम इनके लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन 2 तरह से आपको एग्जाम में मिलेगा। पहला टाइप, जब आपको सूत्र पता हो तो डायरेक्ट IUPAC नाम पूछे, सिंपल हो जाता है। कई बार क्या करता है, वो सूत्र नहीं देता है। जैसे मान लीजिए इतना देगा, बस इसे छुपा देगा, कहेगा कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। अब बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। तो आपको पहले सूत्र याद होना चाहिए। तो एसिटिक अम्ल सूत्र क्या है? CH3COOH। अब देखिए इसमें पीछे आ रहा है COOH, तो COOH जितने समझ जाएंगे कि अब इसमें OH अम्ल जोड़ना है हमें। पीछे क्या जोड़ना है? OH अम्ल। अब कार्बन कितने हैं? 1 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे हम? एथेन। और एथेन के संग जब OH अम्ल तुम जोड़ोगे तो ये बनेगा एथेनोइक अम्ल। क्या बनेगा? एथेनोइक अम्ल। अगला देखिए क्वेश्चन, ये वाले कुछ 2 तरह से मिलेगा। या तो कहेगा एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखो, या C2H5OH का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम? C2 यानी 2 कार्बन है तो एथेन, OH है तो ऑल जोड़ दो, तो एथेनॉल। क्लियर। अगला, फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO का IUPAC नाम लिखो। तो अब इसमें CHO आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब पीछे अल जुड़ेगा। कितने कार्बन है? एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन और संग में अल, तो ये हो जाएगा मेथेनल। बिल्कुल। अगला देखेंगे, एसीटोन यानी CH3COCH3 का IUPAC नाम लिखो। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? अब एसीटोन है, CO है, तो CO में क्या जोड़ते हैं? ओन। कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन और संग में ओन, तो प्रोपेनोन। इस तरह से हम इनके IUPAC नाम क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से देखिए एग्जाम में आता है ये वाला, कि एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्म लिखिए। ये विकल्प में आया हुआ बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसके 2 हमें क्या लिखने हैं? रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म लिखा है NaOH से क्रिया। तो हम इसमें क्या करेंगे?
NaOH से क्रिया करके दिखाएंगे किसकी, एसिटिक अम्ल की। तो ये कैसे है, जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ गर्म करते हैं तब हमें प्राप्त होता है CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट और प्राप्त होता है जल। तो देखिए क्या समीकरण है, CH3COOH, इसकी क्रिया हमने कराई NaOH से तो हमें प्राप्त होगा CH3COONA और मिलेगा जल। इसका नाम आप जानते हैं एसिटिक अम्ल होता है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट और ये हमारा जल। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये अभी तो एक ही तो यहाँ पे हमने रासायनिक गुणधर्म बताया है, इसका ये गुणधर्म और बता दीजिए। अपचयन, कि इसका अपचयन कैसे करेंगे भाई, तो जब एसिटिक अम्ल का अपचयन LiAlH4 की उपस्थिति में होता है तब C2H5OH तथा हमको जल प्राप्त, ठीक है, C2H5OH और जल प्राप्त होता है। तो किस तरीके से देखिए इसकी क्रिया चलती है, CH3COOH और इसके संग हमने क्या कर दी, हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास LiAlH4 ये हमें उपचयन में हेल्प करता है इसके, ठीक है। तो हमें प्राप्त होता है C2H5OH और हमें मिलता है जल। इसका नाम आप जानते हैं एसिटिक अम्ल, ये हमारी हाइड्रोजन है, ये एथेनॉल बन गया और ये हो गया हमारा जल। एक क्वेश्चन देखिए अगला इसके बाद अब, कि एथिल एल्कोहल के 2 रासायनिक गुणधर्म लिखिए। इसके भी भैया 2 रासायनिक गुणधर्म लिखो। तो कौन कौन से, नंबर 1 सोडियम से क्रिया, यानी इसकी क्रिया हम पहले किससे दिखाएंगे, सोडियम। देख कैसे, एथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराने पर सोडियम एथोक्साइड तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये कई बार एग्जाम में आता है। ये क्या होता है, जब में भी आता है, कैसा आएगा कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराई जाती है। और यहाँ पे तुम पढ़ा करा ही रहा हूँ आपको, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या समीकरण बनेगी, 2C2H5OH प्लस 2Na और सामने बनेगा 2C2H5ONA प्लस H2, यानी ये है आपका एथिल एल्कोहल, ये है सोडियम और ये सोडियम एथोक्साइड और सामने बन गया हमारा हाइड्रोजन। इसका देखिए अगला रासायनिक गुणधर्म कौन सा है, कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, और वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है। तो क्या देखिए लिखेंगे, एथिल एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराने पर निर्जलीकरण होने से C2H4 तथा H2 प्राप्त होता है। समीकरण देख लीजिए, C2H5OH प्लस H2SO4 और सामने बनेगा C2H4 और प्लस H2O, ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल, इसको आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एथीन और ये प्लस जल। अब देखिए इससे आगे जो जो हमारे क्वेश्चन काम के वो हमने देखो शामिल करने का इसमें प्रयास किया है। ये वाला क्वेश्चन साबुन वाला कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि साबुन क्या है, या तो ऐसे पूछ लेता है या कहता है साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। आइए देखिए मैं समझो ध्यान से। तो लिखेंगे साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेल और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन के निर्माण की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब देखिए समझते हैं इसकी किस तरीके से रासायनिक समीकरण इसकी देखिए बनती है साबुन की। देखिए ये है CHOCOC17H35, ठीक, सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे और जुड़ा रहेगा CH2OCOC17H35, इधर भी CH2OCC17H35। ये बेटा बसा का सूत्र होता है, बसा जो साबुन बनाने में हेल्प करती है। 3NaOH 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या देखो बनता है, ये बनेगा ग्लिसरॉल सबसे पहले, तो CHOH और CH2OH और ये बन गया आपका साबुन 3C17H35COONA। और ये जो साबुन बनाने की प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं साबुनीकरण। अब देखिए एक सवाल और जो यहाँ से हमारे बड़े काम का है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। यहाँ से कई बार पिछले 2 साल से लगातार कुछ ना कुछ पूछ रहा है। तो देखिए सहसंयोजी आबंध क्या है, तो 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। और सहसंयोजन के पश्चात दोनों परमाणु अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए 2 परमाणु हैं, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, साझेदारी कर ली, फिर उनके बीच में जो बंध बनकर तैयार होगा वो कहलाएगा सहसंयोजी बंध, ठीक है। और सहसंयोजी बंध बनने के बाद जो भी दोनों परमाणु होते हैं वो अक्रिय गैस की तरह क्या कर देते हैं,
अपने इलेक्ट्रॉन विन्यास को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी जरूरत थी, या तो उन्हें इलेक्ट्रॉन देना था लेना था, वो तो पहले ही कर चुके, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अक्रिय गैस के समान, यानी जो क्रिया किसी से नहीं करते। ठीक है, बाद में। अब देखिए उदाहरण के तौर पर देखो मैंने क्या समझाया यहाँ से, जैसे H2 और O2 के हमने सहसंयोजी आवन देखो, बंधन देखो समझाया है। जैसे ये देखो हाइड्रोजन, ठीक, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, सिंगल सिंगल होता है। अब दोनों ने आपस में क्रिया कर ली, उस तरीके से H2 का निर्माण कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ ऑक्सीजन, दोनों ने आपस में रिएक्शन करा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करा, क्या बना दिया, O2 को बना दिया। ठीक है, तो ये कहलाते हैं सहसंयोजी बंध। अब देखिए कुछ लक्षण लिखने को कई बार आ जाते हैं कि सहसंयोजी बंध से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनके लक्षण क्या क्या है। तो सहसंयोजी बंध से बने यौगिकों के लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1, सहसंयोजी यौगिक के गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं, ये बिल्कुल। और सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि भाई एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए क्या है एस्टरीकरण, मैं समझाता हूँ कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की एल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टर बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है एस्टरीकरण। इनमें से फलों की गंध आती है। किसकी गंध आती है, फलों की। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, आपने मार्केट से खरीद के फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, कभी आम वाली, कभी लीची वाली, बहुत सी पी होंगी। आपको लगता भी होगा कि इसमें असली में लीची वगैरह या मान लीजिए एप्पल या कोई और फ्लेवर्स में डाला हुआ, नहीं, उसमें असली के कोई भी फ्रूट नहीं होते हैं। उसके अंदर ज़्यादातर सब में क्या होते हैं, एस्टर का यूज करा जाता है, जिसमें फलों की गंध हमारी रहती है। समीकरण देख लीजिए, CH3COOH प्लस C2H5 एथनॉल से क्रिया करी, और इसमें क्या थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है, H2SO4, वो भी कौन सा, सांद्र वाला। तो सामने बनकर तैयार होता है CH3COOC2H5, जी कहलाता है हमारा एस्टर, और हमें मिलता है जल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2-4 क्वेश्चन हमारे और हैं जो काम के हैं, फिर ये वीडियो जल्दी से कंप्लीट करेंगे। देखिए दहन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप प्लीज़ देखते रहें, क्योंकि इसमें अभी आगे कई सारे क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं दहन क्या है। जब किसी कार्बनिक यौगिक या कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा, प्रकाश और कभी कभी जल भी हमें प्राप्त होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं दहन। दहन का मतलब किसी चीज में आग लगा देना, जला देना उसको। जैसे देखिए कार्बन है, अब कार्बन की क्रिया हमने किन से कराई, ऑक्सीजन से, और सामने हमें बना CO2 प्लस मिली ऑक्सीजन और प्लस थोड़ा सा प्रकाश मिला, रोशनी मिली। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। जैसे देखिए ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, और ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, और संग में मिल गई ऊष्मा और थोड़ा सा मिल गया प्रकाश। अब देखें यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्या होता है जब। और इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, केवल हमें समीकरण लिख के दिखानी होती है, कोई भाषा नहीं लिखनी, कुछ नहीं करनी। ये सवाल देखो, क्या होता है जब मेथेन का दहन कराया जाता है। तो जब मेथेन का दहन कराओगे तो क्या होता है, समीकरण मांगता है, बस कुछ नहीं लिखना। तो जैसे CH4 ये मेथेन प्लस 2O2, बिल्कुल, और इसका दहन करा दिया तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और मिलेगा जल। ठीक है, अगला, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। तो देखिए CH3COOH ये एसिटिक अम्ल, और C2H5OH एथिल एल्कोहल, इसको गर्म करना होता है H2SO4 की उपस्थिति में, वो भी कौन सा, सांद्र वाला। तो क्या बनता है, CH3COOC2H5 और बनता है जल। अभी नहीं पढ़ाया था मैंने एस्टर में, बिल्कुल पढ़ाया था एस्टरीकरण में। तो यहाँ से भी 1-2 बार ये पूछा गया। ठीक है, अब देखें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से और हमारे शेष रह रहे हैं। देखिए क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, यानी जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम सोडियम कार्बोनेट से करते हैं तब क्या होता है। जैसे देखिए 2CH3COOH ये है एसिटिक अम्ल, ठीक है, और Na2CO3 ये है सोडियम कार्बोनेट। तो सामने बनता है 2CH3COONA सोडियम एसीटेट, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ा सा प्राप्त होता है हमको जल। ठीक है, अब अगला है, क्या होता है जब एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होता है। अब देखें C2H5OH, ये तो हो गया एथेनॉल। ठीक, ये है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा का सूत्र होता है बेटा ये, इसको हमने करा दिया ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हमारा प्राप्त हुआ CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। तो ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है जब, जितने भी सवाल है इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी होती,
इसमें सिर्फ हमें क्या करनी होती है, समीकरण बना के दिखानी होती है। अब देखें अगला, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से क्रिया करता है। बिल्कुल, देखो जैसे ये है CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं और एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसकी क्रिया किनसे करानी है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो क्या बनेगा, CH3COONA बनेगा, सोडियम एसीटेट, और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा जल। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ से IUPAC वाले नाम के भी हैं जो पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। जैसे देखो ये है HCOOH का IUPAC नाम लिखिए, तो इसका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। अब आपको कैसे बना सर, एक कार्बन है, बिल्कुल मेथेन बोलेंगे, COOH है तो OH अम्ल जुड़ेगा, तो मेथेन में जब OH अम्ल जोड़ोगे तो मेथेनोइक अम्ल बन जाएगा। बिल्कुल, CH3CH2 का IUPAC नाम लिखिए। अब देखिए कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 3, और 1 4 और 2 6, तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो ठीक डबल हो गए। तो ये बन गई एल्कीन श्रेणी, और कितने बोलेंगे 3 कार्बन को, प्रोप, और संग में जुड़ेगा इन, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से IUPAC नाम का ही, देखिए ये वाला कि भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH का IUPAC नाम लिखिए। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भैया मैं एल्काइन हूं, तो एल्काइन जब है तो 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, संग में आयन जोड़ दो तो एथाइन हो जाएगा। बिल्कुल, C2H5CHO, CHO आ गया, तो इसका मतलब जी अल, यहाँ पे एल्डिहाइड समूह है, और जब CHO अंत में आता है तो क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। तो कितने कार्बन, 2 और 1 3, तो 3 कार्बन को प्रोप, संग में जोड़ोगे प्रोपेन के संग में अल, तो ये बन जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेन प्लस अल प्रोपेनल। ठीक है, अगला देखिए जैसे ये वाला CH3CH2CH2Cl का IUPAC नाम। अब देखिए इसमें लास्ट में Cl चल रहा है, तो Cl ये बता रहा है कि भैया क्लोरो लगेगा, Br होता तो ब्रोमो लगता। अब कार्बन गिन लो, 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन गिन लो, 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है, और एक यहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन बनेगा, तो इसको कहेंगे क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रो बोलेंगे तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अगला CH3CHOHCH3। अब यहाँ पे OH देखते ही हम समझ गए कि जो एल्कोहल समूह है, तो इसमें क्या जुड़ेगा, ऑल जुड़ेगा। कार्बन गिन लो, 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, संग में ऑल, तो प्रोपेनॉल। ठीक, देखिए यहाँ सीखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर अगला, एथेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए। तो देखिए एथेनॉल संरचना सूत्र क्या होता है, यहाँ पे CH3CHO, क्या होता है, CH3CHO, तो इस तरीके से बनाते हैं एथेनॉल का संरचना सूत्र। अब देखिए जैसे ये है एथाइन का संरचना सूत्र लिखिए, तो एथाइन, एथाइन का मतलब C2 और H2, तो किस तरीके से बनेगा, एक एक कार्बन लगा दो दोनों तरफ, समझ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। अब इसकी बैलेंसी तो पूरी नहीं होगी, तो इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड। और वैसे देख लिए एथाइन, तो आयन आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो आना ही आना है। ठीक है, अब जैसे देखिए 1 2 क्वेश्चन ये वाले भी कई बार विकल्प वगैरह में पूछे जाते हैं कि एथेनॉल की क्रिया सोडियम से कराने पर कौन सी गैस हमको प्राप्त होती है, तो हमको प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कई बार तो ये भी पूछा गया है, तो इसका सूत्र होता है C2H5OH। देखिए इस वीडियो में फिलहाल ये सभी क्वेश्चन हमारे जितने भी हमें लगे कि भाई परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हमने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर इस वीडियो में से कुछ ना कुछ हेल्प आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में मैं इतने रहने देता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो चुकी है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।